देखिए, अभी तक आपने जितना पढ़ लिया उसके आगे बता रहा हूं मैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज लगाएंगे और सभी लोग ध्यान से सुने, ये एक्सरसाइज पेपर में आ भी सकती हैं। तो फिजिक्स में एक्सरसाइज पेज नंबर 185 दिया है। पेज नंबर 185 पे दिया, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की। देखिए, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण। और ये उसका फोकस है, ये उसका क्या है? फोकस। तो ध्रुव से लेकर प्रथम फोकस तक की दूरी या मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस बिंदु तक की दूरी, देखिए ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी मुख्य फोकस कहलाती है। देखिए, ध्रुव P से लेकर दर्पण के मध्य भाग यानी ध्रुव से लेकर उसके फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। अब एक चीज और, यहां से आने वाली प्रकाश किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो कहां से जाती है? फोकस से ही जाती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब आप दूसरी देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। तो ये गोलीय दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस कितने की होगी? तो देखो R बराबर दे रहा है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये 20 दे रहे। F आपको निकालना है, तो F बराबर होता है R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। अगर ये 20 है तो ये उसका कितना हो जाएगा? आधा, 10 सेंटीमीटर। P यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को, दर्पण के मध्य भाग ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगर ये 20 है तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? आधी। तो अगर ये 20 है तो ये कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। F बराबर R/2 से 10 है। अगला है, उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जिसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। उस दर्पण का नाम, तो देखो बड़ा केवल एक में ही बनता है, वो है आपका अवतल दर्पण। कहां बनता है? अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने छठवीं स्थिति बताई थी। कौन सी स्थिति बताई थी? छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति में बताया था जब वस्तु को देखिए, छठवीं स्थिति बताई थी जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? वस्तु को रखा जाता है ध्रुव और फोकस के बीच में। तो पहली प्रकाशित किरण फोकस से जाती है, सेंटर वाली जैसी थी वैसी चली जाती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका बड़ा और आभासी, बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन क्या है? उस दर्पण का नाम बताइए जिसका बिंब यानी प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति आप देख लेना, वीडियो में भी दिया है, प्रतिबिंब सीधा बड़ा आभासी बनता है। अगला है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बताया था उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे और सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं? छोटे और सीधे और आभासी होते हैं। ध्यान रखिएगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? आपने देखा होगा कार के साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? उत्तल। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिरर होता है उसमें प्रतिबिंब सीधे छोटे बनते हैं। तो बड़ी वस्तुएं जो होती हैं, कार, ट्रक और भी बड़ी वस्तुएं, उनके छोटे और सीधे प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देखिए, देखिए पेज नंबर 188 पे दो क्वेश्चन आपके दिए हैं। पेज नंबर 188 पे दो क्वेश्चन दिए हैं। एक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 हो, और अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है।
तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों सवाल हम लोग हल करेंगे। तो देखो उत्तल दर्पण दिया है, ये आपका एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रहे 32 सेंटीमीटर। r कितनी दे रहे 32, तो देखो r दे रहे 32 सेंटीमीटर, ये 32 है। तो f आपको निकालना है। तो मैंने अभी यार बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो बताओ अगर ये 32 है, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी, तो बताओ फोकस दूरी उसकी आधी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी आधी 16 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। देखो r बराबर 32 दे रहे, फोकस निकालना है, तो फोकस 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अगला है एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी पर वस्तु रखी है। कितने सेंटीमीटर पर? मान लो वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पर, ए बी, ये 10 सेमी पर। तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? u से माइनस के 10, क्योंकि ये इस तरफ है तो u माइनस में जाएगा। देखो आपको अक्ष पढ़ाए थे, ये प्लस का होता है, ये माइनस का। तो वस्तु की दूरी दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु दर्पण के ध्रुव से हमेशा बाईं ओर, दर्पण के सामने बाईं ओर इस तरफ, तो ये माइनस में रहेगी। ठीक है। और इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो बड़ा बन रहा हो 3 गुना। तो आवर्धन दे दिया m बराबर 3। और काय का है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। ध्यान रखिएगा, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसे होते हैं? उल्टे। उल्टे में m क्या का जाएगा? m माइनस का रहेगा। तो हमने आपको बताया था m बराबर माइनस v अपॉन यू होता है। m बराबर होता माइनस के v अपॉन यू। तो उन्होंने बोला प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी होगी, तो आपको u दे दिया है, v निकालना है। m कितना दे दिया? -3, माइनस v है निकालना है, और u दे दिया -10। तो आप तिरक गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 या 30, तो v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो है वो कहां तक बनेगा? वो आपका बनेगा 3 गुना बड़ा। कितना गुना बड़ा? तो वो इसी तरफ बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। एक बार फिर से देखो, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। आपको प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v निकालनी है। v क्या करनी है? निकालनी है। आवर्धन कितना दे रहे? 3 गुना, यानी बड़ा और वास्तविक, तो m माइनस का। देखो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते तो माइनस में जाएगा। m बराबर होता माइनस v अपॉन यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो m बराबर माइनस v अपॉन यू से m -3 v माइनस के निकालना है। 10 u दे दिया, माइनस माइनस प्लस, 10 या 30। इस तरह से आपके ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन है पेज नंबर 194 पे। 3 4 4 5 क्वेश्चन हैं, एक हम पढ़ के बताएंगे, वो देख लेना। वायु में गमन करते हुए प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी और या दूर हटेगी? मतलब ये वायु में गमन करती हुई प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, मतलब पानी में ये आपका जल है और ये आपकी वायु है। तो कोई प्रकाश किरण आती है वो जल में तिरछी जाती है, तो आप अभिलंब खींच दो। क्या खींच दो? अभिलंब। अब बताइए, वायु है विरल माध्यम, जल थोड़ा सघन है, जल थोड़ा सा सघन है। देखिए वायु है विरल माध्यम, जल आपका कैसा माध्यम है? सघन। तो पूछ रहा है अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? देखो विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में, तो बताओ विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो वायु है विरल माध्यम और कहा जल है आपका थोड़ा सघन माध्यम, तो क्या ये अविरल हो? उन्होंने लिखा भी है वायु में गमन करती हुई प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो वायु से अगर जल में जा रही तो झुक जाएगी। अगर यही चीज उल्टी पड़े
जल से अगर वायु में जाती तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि सब देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाशित किरण आती है, विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये इसका आंसर हो गया। अगला है प्रकाश के लिए कांच का वर्तनांक 1.5 है। प्रकाश के लिए कांच का वर्तनांक कितना है, 1.5। तो बताइए कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो सूत्र लिख लेना, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। देखिए तो यहां पर आंसर क्या होगा, झुकेगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहां पे देखो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक दे रहे हैं 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 और कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। कांच में प्रकाश की चाल क्या करनी है, इसे सी मान ले रहे हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं, सी। कांच में प्रकाश की चाल सी मान ली। अब बताओ दशमलव हटाओ या आप सीधा सीधा कर दो, बताओ इससे इसको क्या कर दो, काट दो। 1.5 से 3 कितने बार कटेगा, 2 बार। 1.5 से 3 कितने बार कटेगा, 2 बार। 1.5 से 3 कितने बार कटेगा, 2। तो बताओ सी बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन आपका, इसी से पढ़ रहे हैं। सारणी में दिया है प्रकाशिक घनत्व को अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो आप ये सारणी देख लें, पेज नंबर 193 पे है, पेज नंबर 193 पे है। पूछ रहे हैं अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका होगा और न्यूनतम। तो देखो अधिकतम होगा हीरे का, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका होगा, हीरे का, और न्यूनतम होगा वायु का। तो ये आप सारणी से ही कर लें। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व होगा 2.42, क्योंकि इसका वर्तनांक ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा होगा, और जल का वर्तनांक कम होता है, क्यों, क्योंकि ये कम है तो उसका घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये सारणी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल में प्रकाश किसमें सबसे तीव्र गति से जाएगा। प्रकाश देखो तो पहले इनके अपवर्तनांक लिख दे रहे हैं। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 और तारपीन का होता है 1.47 और केरोसिन का होता है आपका 1.44। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, जल का अपवर्तनांक 1.33, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 और केरोसिन का 1 पूछ रहे जल में प्रकाश की चाल यानी किस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होगी। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है, तो इन सभी में आप देखें किसका अपवर्तनांक कम है, जल का अपवर्तनांक कम है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तीव्र गति से जाएगा। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, प्रकाश की चाल का वेग उसमें ज्यादा होता है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। अब इधर देखो, हीरे का अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का आशय क्या होगा, तो इस कथन का आशय होगा कि हीरा एक कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, कठोर पदार्थ, और जितना ज्यादा कठोर होगा, जितना अधिक कठोर होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम, मतलब प्रकाश उतनी कम गति से गमन करेगा। प्रकाश जो है अपवर्तित होगा उतनी कम गति से। इसलिए इस कथन का आशय होगा कि हीरा एक कठोर पदार्थ है, इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो आप लिख लेना, बाकी के मैं कुछ नोट्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए पेज नंबर 203 है। अब पेज नंबर 203 है, वो आप लोग देख लीजिए, आपकी किताब में मिल जाएगा। किसी एक मीटर एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करनी है। तो ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अब चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो,
ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, यानी एफ बराबर 1 मीटर, एफ बराबर 1 मीटर। तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा लेंस, हम लोग परिभाषा क्या लेंगे, किसी लेंस की क्षमता यदि क्या होती है, ऐसे लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी उस लेंस की क्षमता भी 1 डायोप्टर होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल या उत्तल लेंस की क्षमता, अब अवतल यानी तो माइनस में होगा, अवतल यानी कि माइनस में होगा तो 1 माइनस की डायोप्टर होगी, और उत्तल होगा तो प्लस की 1 डायोप्टर होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल या उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 1 डायोप्टर के बराबर होगी। अगला है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो देखो कौन सा लेंस है? अवतल है तो काय में जाएगी? माइनस में। अवतल है तो फोकस दूरी काय में जाएगी? माइनस में। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1 मीटर बटे एफ, 1 मीटर में बटे एफ। देखिए 2 मीटर की फोकस दूरी, ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो एफ यानी कि फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी एफ दे दी है 2 मीटर, और लेंस कौन सा है? अवतल, तो माइनस में रहेगी। तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। अब 1 और मीटर में है तो ये माइनस के 2, एफ का मान है -2 तो ये लगा दो, तो माइनस के 2 यानी 1/2। अब माइनस के 1/2 को क्या ले सकते हैं आप? यानी कि आधा, तो ये होगी -1/2 डायोप्टर, आधी डायोप्टर, यानी कितनी होगी? आधी डायोप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी उत्तल लेंस की सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 दूरी पर बनता है, यानी लेंस से 50 एमएम की दूरी पर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब साइज जितना है उतना ही बिंब हो, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो। तो देखो प्रतिबिंब यानी कि V, उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा, यानी प्रतिबिंब 50 एमएम की दूरी पर बनता है, लेंस से 50 एमएम की दूरी पर बनता है। ठीक है, यह लेंस उत्तल लेंस के सामने कहीं रखी गई है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा। देखो फिर से क्वेश्चन सुन लेना, किसी उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 50 एमएम पर दूरी पर बनता है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहीं रखी गई है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा। तो देखो ये तभी होता है 50 एमएम की दूरी पर बन रहा, और ये तभी होता है जब वस्तु भी उतनी ही दूरी पर रखी हो, तो आपका U जो है वो -50 हो जाएगा, ऐसा होगा। ये देखो ये उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब बन रहा 50 एमएम की दूरी पर उल्टा, तो यहां से ये 50 है, और ये तभी होता है कि जितनी वस्तु उतना प्रतिबिंब, प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बन रहा। तो ये भी कितना होगा? ये -50, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को U बोलते तो ये U हो गई, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को V बोलते तो ये V हो गई। अब आप इससे F निकाल लो। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए प्रतिबिंब की दूरी है 50, वस्तु की दूरी भी -50, माइनस माइनस प्लस, लासा आ गया 50, तो 1 और 1 2, ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ 2 एकम 2, 25 दूनी 50, तो 1/25, ये 1/f, तो 1/f बराबर 1/25 तिरक गुणा कर दो, यहां पे कर दीजिए तिरक गुणा, क्या कर दो? तिरक गुणा, 25 एकम 25, f एकम f, तो f बराबर आ गया 25, f बराबर कितना आ गया? 25। लेकिन इसके साथ ही लेंस की क्षमता भी निकालनी, तो P बराबर होता 1 मीटर बटे f, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का सूत्र कल बताया था, P बराबर 1/f, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, f कितना निकला? 25, 25 चौको 100, तो P बराबर आ गया 4 डायोप्टर। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज की जो भी बीच के सवाल थे वो हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, यानी कि अगली वीडियो में, इसके बाकी के जो सवाल हैं वो पूरी एक्सरसाइज के साथ करा देंगे। धन्यवाद।